हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन सेट है, यानी बात करें दोस्तों प्रीवियस ईयर, ध्यान दीजिए पिछले साल यानी पेट का एग्ज़ाम जो हुआ था, आपका पेट का एग्ज़ाम, उस चीज़ का दोस्तों अगर बात करें तो ये पेपर है। इसमें हम एनालिसिस करेंगे, आपको ये आइडिया पता चलेगा कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, या फिर मैथ हो, साइंस हो, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हर एक टॉपिक से कितने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों आपके इस बार आने वाले पेपर में भी पूछे जाएंगे। यानी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, आपको ये आइडिया पता चल जाएगा, यानी 100% पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके की तैयारी आपको करनी है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए था, पहले पेट का एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का समय लिमिट होती है, इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 नंबर का होता है। आप सभी को ये सब तो पता ही है दोस्तों, 100 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है पेपर। और इसमें कुछ और भी चीज़ें देखते हैं खासकर, यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, जैसे अगर बात किया जाए जो पेट का एग्ज़ाम है दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब कि इस पेपर में एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो पेपर होता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसमें माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग समझ रहे हैं? प्रत्येक, यानी बात करें आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जो भी करेंगे प्रत्येक उत्तर दिए गए उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा अगर जो भी उत्तर आपका गलत होगा। यानी बात करें दोस्तों 1/4 जब मार्क्स जो होंगे बेटा डिडक्टेड होंगे, कम होंगे फॉर ईच आंसर। अगर आप एक भी आंसर अगर गलत करते हैं तो 1/4 यानी बोल सकते हैं 0.25 नंबर आपका पहले तो माइनस मार्किंग में चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और फटाफट दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, सभी का अभी लाइक आया नहीं है सभी का, फटाफट लाइक कर दीजिए, फिर हम देखते हैं दोस्तों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं इसमें 100 क्वेश्चन टोटल हैं, लेकिन हम एक एक करके देखेंगे, इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन के आंसर देखने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या आंसर था, उस समय पे क्या था, और आज की डेट पे बात करें उसी टाइप पे कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम प्रॉपरली देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, आई होप स्क्रीन तो लार्ज हो गई है। चलिए देखिए, पूछा गया है किस क्रम में, दोस्तों ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किस क्रम में, क्रम का मतलब सीक्वेंस आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्रम में, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस क्रम में भारत में आए लोगों का सीक्वेंस जो है दोस्तों, ये आप इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है आपको हिस्ट्री से रिलेटेड इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा जा गया है तो इसी से रिलेटेड अदर भी पूछे जा सकते हैं। देखिए टॉमस रो, फायान, वेनसांग, दोस्तों ध्यान दीजिए, फायान किसके आपको बात किया जाए तो हर्षवर्धन के समय पे आया था, वेनसांग, टॉमस रो, तो ये सीक्वेंस पूछा गया है कौन किस समय पे आया था। अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, यानी बात करें सबसे पहले कौन आया था, इन तीनों में से वेनसांग यानी सबसे पहले कौन आया था दोस्तों, सॉरी फायान सबसे पहले आया था। उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों आपको कौन मिलेगा, यानी वेनसांग मिलेंगे। यानी सीक्वेंस देखिए, ये सबसे पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, और टॉमस रो तो दोस्तों आपको पता है ब्रिटिश था, तो ये सबसे जहांगीर के दरबार में तीसरे नंबर पे आया था। यानी कहने का मतलब है, तो ऑप्शंस नंबर अगर आपसे देखा जाए तो ऑप्शंस कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, देन फर्स्ट, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट रहा होगा। और जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी लगाया गया होगा उस समय उसका आंसर पूरा, यानी उसको 1 नंबर पूरे अलॉटेड हुए होंगे, मिले होंगे। समझ में आ गया? तो इस तरह दोस्तों अब इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, फायान किसके दरबार में आया था, वेनसांग किसके समय पे आया था, टॉमस रो किसके दरबार में आए थे। तो ये पॉइंट इससे रिलेटेड है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है हिस्ट्री से तो प्लीज़ हमारी प्रीवियस वीडियो हिस्ट्री के पोर्शंस में जाइए, वहाँ पे हर एक टॉपिक के ऊपर बोल सकते हैं, इसी तरह MCQ क्रिएटेड हैं अच्छे से, आप उसको रीड कीजिए, आपके पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिराजुद्दौला, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, सिराजुद्दौला ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज से पराजित हुआ था। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए सिराजुद्दौला ने जो बैटल हुआ था, यानी कहाँ के थे, बंगाल के नवाब थे उस समय। तो दोस्तों कौन से बैटल में, यानी बात करें कौन सा बैटल हुआ था, यानी कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें वो पराजित हो गए थे दोस्तों। पराजित होने वाले युद्ध का नाम बताना था। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, बक्सर, प्लासी, वांडीवास, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1754 में एक युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें सिराजुद्दौला और ब्रिटिश गवर्नर के बीच में हुआ था। ब्रिटिश गवर्नर दोस्तों उनका नाम था लॉर्ड क्लाइव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव, इनके बीच में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के दोस्तों क्या नाम था, क्लाइव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्लाइव था। और इनके बीच में दोस्तों युद्ध हुआ था कब, 1754 में। और इस बैटल में, यानी इस बैटल की बात करें दोस्तों, इसमें ये बैटल कौन सा था ये पूछा गया है।
तो याद रखिएगा बैटल कौन सा था दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्लासी कहाँ, बिहार में। बैटल ऑफ प्लासी 1700 दोस्तों कब, 1754 में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला दोस्तों हार गए थे और उसमें ब्रिटिश गवर्नर की, ब्रिटिश लोगों की जीत हुई थी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें मीर जाफर नाम का जो सिराजुद्दौला का जो मंत्री था हुआ करता था, सिपा सलाहकार हुआ करता था, मीर जाफर वो गद्दार निकल गया था, ध्यान दीजिए, वो ब्रिटिश से मिल गया था इस चक्कर में कि सिराजुद्दौला मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बंगाल के नवाब बन जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, बंगाल के नवाब तो बन तो गए पर जस्ट बोल सकते हैं ब्रिटिश की कठपुतली बनकर रह गए थे। कौन, मीर जाफर। फिर सेकंड बैटल भी होता है जिसमें मीर जाफर भी खिलाफत करता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थन था। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए हड़प की नीति होती थी, तो हड़प की नीति ये भी पूछा था, हड़प की नीति स्टार्ट करने वाला कौन सा गवर्नर था, ऐसा कौन सा इंसान था सॉरी दोस्तों, ऐसा कौन सा इंसान था जो हड़प की नीति स्टार्ट किया था, यानी बोल सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इसको, इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। कौन सा, किसने, तो या ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों क्या ऑप्शंस है, लॉर्ड बेलीजली, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों हड़प की नीति स्टार्ट करने वाला कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प की रीत, राज्यों की हड़प की नीति स्टार्ट की थी, यानी राज्यों को हड़प लिया जाए किसी न किसी तरीके से। और पूछा यहाँ पे गया हड़प की नीति का समर्थक कौन था दोस्तों, समर्थक कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, लॉर्ड मिंटो जो था हड़प की नीति का कट्टर समर्थन था। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे गए हैं और आने वाले पेपर जो आपका एग्जाम्स होने वाला है इसी टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, सेम टू सेम इसी एरिया से रिलेटेड। बस इतना पूछा गया इसमें हड़प की नीति का कट्टर समर्थक कौन था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हड़प की नीति स्टार्ट किसने किया था, किसने लाया था, तो किसने शुरुआत की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बोला गया है अगले क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धन्वंतरी कौन थे, यानी धन्वंतरी के बारे में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ थे दोस्तों, ध्यान दीजिए, धन्वंतरी कौन थे भारतीय इतिहास में, अगर बात करें आप सभी को पता होना चाहिए। धन्वंतरी के जो थे वो चिकित्सक थे, लेकिन किसके समय पे थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, धन्वंतरी को हम चिकित्सक के रूप में जानते हैं। किसके दरबार में थे, तो आपको याद होना चाहिए चंद्रगुप्त या फिर विक्रमादित्य जिसे बोलते थे। विक्रमादित्य की उपाधि किसने लिया था दोस्तों, चंद्रगुप्त जो सेकंड था, द्वितीय जो था, उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया है धन्वंतरी कौन थे दोस्तों, तो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसके दरबार में थे, दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए ए नोटेड फिजिशियन हु इज हु एडोर्न द क्या है कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी उनके सुशोभित करते थे, यानी बोल सकते हैं उनके राज्य में, उनके राज दरबार में सुशोभित एक चिकित्सक थे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, रीड करना है, और इसी टाइप से ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड अदर जो फैक्ट हो सकते हैं मैं यहीं पे बताने वाला हूँ, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में, इस वाले पेपर में इस टाइप का पूछा गया था, तो उस अगले वाले में थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछा गया मौर्यकालीन भारत विवरण वाली एक पुस्तक थी दोस्तों जिसका नाम था इंडिका। इंडिका के लेखक कौन थे, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए इंडिका के लेखक मौर्यकालीन के समय पे, जिसमें मौर्यकालीन के बारे में बताया गया, चंद्रगुप्त मौर्य और से बोल सकते हैं उनके चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार, अशोक, इन सब के बारे में बताया गया दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज थे। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, फायान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फायान और वेन सॉन्ग है दोस्तों, ध्यान दीजिए, दो ये भी चाइनीज हैं, ट्रेवलर्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है चाइनीज कौन सा ट्रेवलर्स किसके समय पे आया था, ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया दोस्तों फायान और बेन सॉन्ग है, तो दोनों के यानी सीक्वेंस में अभी आपको सीक्वेंस पता चल गया था, फायान सबसे पहले आया था, उसके बाद बेन सॉन्ग आया था, उसके बाद हेक्टर मुनरो आया था। लेकिन बात कर रहे हैं तो दोस्तों कौन किस कहाँ से आए थे, ये किस किस दरबार में आए थे, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मौर्यकालीन के समय पे जो इंडिका पुस्तक लिखी गई थी वो किसने लिखा था, मेगास्थनीज लिखा था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अच्छा मौर्यकालीन से क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मौर्यकालीन से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे विष्णुगुप्त किसको बोलते हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता होना है चाणक्य को हम क्या कहते हैं दोस्तों, चाणक्य को क्या कहते हैं दोस्तों, चाणक्य को क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं
दोस्तों चाणक्य जो थे यानी विष्णुगुप्त के उपाधि यानी विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य को विष्णुगुप्त बोला जाता था। और दोस्तों अदर किस नाम से चाणक्य को जाना जाता था, ये भी क्वेश्चंस बनता है, तो याद रखिएगा कौटिल्य नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे दोस्तों, कौटिल्य बोलते थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौटिल्य बोला जाता था, कौटिल्य बोलते थे। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपसे पूछा गया ईयर है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष प्रथम बार आया था? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए भारत में जो साइमन कमीशन आया था ये किस वर्ष आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1928 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे जॉर्ज साइमन थे, और इसका भारतीयों ने खुलकर विरोध किया था। क्यों? क्योंकि इसके जो मेंबर थे सभी के सभी मेंबर क्या थे दोस्तों, ब्रिटिश थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी के सभी मेंबर जो थे दोस्तों ब्रिटिश थे। ध्यान दीजिएगा, तो सभी मेंबर ब्रिटिश थे, इसलिए साइमन कमीशंस को विरोध किया गया, अपोज किया गया। ये नहीं भारत में कब आया था, कब लागू हुआ था, पहली बार कब आया था दोस्तों, तो आप याद होना चाहिए 1928 में। समझ में आ गया दोस्तों? आई होप सभी को क्लियर हो गया। तो 1928 में दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए साइमन कमीशंस भारत में आया था, लागू किया गया था, लेकिन भारतीयों ने इसका जोर विरोध किया था। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और भी मिलेंगे, अभी बता सकते हैं। जैसे आपका जलिया 1919 एक ईयर लिखा गया है दोस्तों। इसी ईयर में एक बोल सकते हैं ट्रेजेडी हुई थी जिसका बोलते हैं 13 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा 13 अप्रैल, नोट करते रहिएगा दोस्तों। ये सारे जो फैक्ट हम बता रहे हैं आपको ये भी याद रखना है इसी पॉइंट से। 13 अप्रैल को दोस्तों, 13 अप्रैल को दोस्तों क्या हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में दोस्तों हुआ था। 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। इसमें जनरल डायर्स नाम का एक इंसान था जिसने हजारों लोगों को के ऊपर गोली चलवा दिया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए 7वें क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। इसी तरह 7वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किसके बारे में पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, यानी पूर्ण स्वराज को एक प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन से यानी कौन से अधिवेशन में पारित किया गया था, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस ने एक अपना अधिवेशन किया था। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर आज की डेट में पाकिस्तान में है दोस्तों। ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पाने के लिए किया था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट बनते हैं। आपसे ये पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बोल सकते हैं फाउंडेशन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों 1885 में राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ था दोस्तों, गठन हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको ये लर्न होना चाहिए। और वहीं पे बात करें दोस्तों राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस के, आप कमेंट बॉक्स में क्या बता सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? और आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस फाउंड करने वाले ब्रिटिश मेंबर ही था। क्या नाम था? A.O. ह्यूम था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, A.O. ह्यूम था। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, यानी कौन बने थे दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये क्वेश्चंस याद भी कर लीजिएगा, ये कांग्रेस से रिलेटेड है तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। और करंट टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है वो भी याद रखना है आपको। ध्यान दीजिए, अभी तो फिलहाल सोनिया गांधी ही हैं, अब किसको बनाती हैं वो देखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको पता चल गया कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था पूर्ण स्वराज का कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं दोस्तों। 8 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से को मिलान कीजिए। दोस्तों मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी आप बोल सकते हैं किसने, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, यानी A का 2 है दोस्तों। गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। दोस्तों होम रूल लीग जो चला था यानी उसके इसके फाउंडेशन यानी बोल सकते हैं कौन इसके समर्थक थे, तो आप देखते हैं आगे, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस आर्मी था, A का 2 था। तब यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ऑप्शंस कौन सा, A का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शंस मैच हो रहा है, तो आप ऐसे ऑप्शंस में भी पा सकते हैं फटाक से। A का 2, B का 1, और दोस्तों B का 1 मतलब गदर पार्टी के फाउंड बोल सकते हैं किसने स्टार्ट किया था, हेड कौन थे दोस्तों, स्टार्ट करने वाले गदर पार्टी दोस्तों, यानी बोल सकते हैं क्या नाम था सबसे ऊपर दोस्तों, लाला हरदयाल। दोस्तों यह भी याद रखिएगा गदर पार्टी के फाउंडेशंस कौन थे, लाला हरदयाल थे। और वहीं बात करें दोस्तों मित्र मेला, ध्यान दीजिए दोस्तों कौन है जो मित्र मेला स्टार्ट किए थे, तो BD सावरकर। ध्यान दीजिए दोस्तों
BD सावरकर ने ही मित्र मेला स्टार्ट किया था। और होम रूल लीग जानते आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसने स्टार्ट किया था। एनी बेसेंट ने एक पार्टी स्टार्ट की थी, एक बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट किया था जिसका नाम था होम रूल। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों किसने स्टार्ट किया था होम रूल, एनी बेसेंट ने किया था। नेशनल आर्मी की बोल सकते हैं कि फाउंडेशन या हेड कौन थे दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी थे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था, यहाँ पे था। अब इससे रिलेटेड अदर भी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए जैसे कहने का मतलब ये है कि एनी बेसेंट यानी पहली ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने होम रूल लीग कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कांग्रेस की इकलौती पहली महिला बनने वाली जो अध्यक्ष थी वो क्या थी, एनी बेसेंट थी। और वहीं पे बात करें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल आर्मी का गठन तो किया था। आपको ये भी पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने और गांधी जी के द्वारा, यानी गांधी जी के द्वारा जो बोल सकते हैं सुभाष चंद्र और गांधी जी में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोस्तों, किसके लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो उसके बारे में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पूछा जाता है दोस्तों कि गांधी जी को बापू की उपाधि, यानी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी, ये इंपॉर्टेंट होता है। सुभाष चंद्र जी को दोस्तों नेताजी की उपाधि किसने दी थी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको बताना। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र को दोस्तों नेता की उपाधि जो दिया था गांधी जी ने दिया था, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने सुभाष चंद्र जी को नेता की उपाधि, कौन सी, नेताजी की उपाधि, नेताजी की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। नेताजी की उपाधि दी थी गांधी जी ने, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इस तरह जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड पेज पे है दोस्तों, देखते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे हिस्ट्री तो कर ही पाएंगे, 100% कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चंस में ये कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। दोस्तों महात्मा गांधी का जो खिलाफत आंदोलन था उसको किसने अपोज किया था, यानी किसने जुड़ने से विरोध कर दिया था। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था यहाँ पे आप देखिए और भी जो ऑप्शंस हैं इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम बताएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था दोस्तों, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जो पाकिस्तान के फाउंडेशन है दोस्तों, जानते हैं वहाँ के। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी को हम पूछते हैं, वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना को पूछते हैं। अगर बात करें दोस्तों, एक इंसान है खान अब्दुल गफ्फार खान, दोस्तों इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको फ्रंटियर गांधी, यानी बोल सकते हैं गांधी जी के एकदम समकालीन, यानी गांधी जैसा बोला जाता है इनको। खान अब्दुल गफ्फार जी को क्या कहा जाता है दोस्तों, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्रंटियर गांधी के नाम से, यानी बोल सकते हैं फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, या तो आप बोलेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। और अबुल कलाम आज़ाद आप सभी को पता होना चाहिए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या था दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी डकैती, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काकोरी डकैती हुई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संगठन था दोस्तों जो काकोरी डकैती, यानी बोल सकते हैं इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो दोस्तों ऐसा कौन सा बोल सकते हैं कौन था संगठन, यानी ग्रुप जो था दोस्तों काकोरी डकैती में शामिल था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, या फिर अभिनव भारत ग्रुप, या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो ग्रुप था, यानी कहने का मतलब काकोरी जो डकैती हुई थी, आप सभी को पता होना चाहिए, जो इसमें ट्रेन को लूट लिया गया था दोस्तों, इसमें षड्यंत्र में तो कौन सा ग्रुप शामिल था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शामिल था, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट था। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया था अभी हाल ही में हमने क्लास में भी कवर किया था, आप सभी को बताया था कि नागार्जुन, देखिए यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, देखिए अब ये जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए नागार्जुन सागर बांध जो है कौन सी नदी पर बना है। तो आप सभी को यहाँ से याद रखना, अर्जुन दोस्तों किसके साथ, अर्जुन के सारथी कौन थे, सारथी मतलब रथ चलाने वाले कौन थे, श्री कृष्ण जी थे। तो कौन सी नदी पे बना है दोस्तों, कृष्णा नदी बना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट था। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कृष्णा नदी पर जो बांध बना है कौन सा बांध, बांध का नाम दे दिया जाएगा, तो नागार्जुन बांध सागर बांध है। या फिर आपसे ये बोला जा सकता है दोस्तों गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो आप बोलेंगे या बोल सकते हैं दक्षिण भारत की गंगा सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है दोस्तों। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों, आप याद रखिएगा कावेरी को बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। और दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो गोदावरी को कहा जाता है। और भारत की सबसे पवित्र नदी आप सभी जानते हैं गंगा ही है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए एक ही क्वेश्चन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो प्लीज़ दोस्तों पहले तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार
बार आए हैं, बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है। दैट मीन्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि इस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी आपको पता चलते रहें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आ चुके हैं, और प्रीवियस ईयर का सारे पेपर्स का एनालिसिस हम करेंगे। उसी बेस पे नया पेपर कैसे फॉर्म कर सकते हैं, देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक बन सकता है। तो दोस्तों आप सभी को ये पता चल गया गंगा। अच्छा, यहाँ पे गोदावरी नदी है दोस्तों, सभी नदियों का उद्गम से भी क्वेश्चंस बनते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, यानी बोल सकते हैं तो गंगा रिवर कहाँ से निकलती है। इन सभी उद्गम नदियों का उद्गम दोस्तों हमारी एक वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। सभी नदियों के उद्गम से कहाँ से कौन नदी निकलती है, कितना कहाँ से है, किधर किधर से जाती है, सारी चीज़ें उसमें हमने मेंशंस कर रखा है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, सभी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएं। क्लियर है दोस्तों? तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें पे। अब यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 2 बनते हैं। तो पहले तो माउंट एवरेस्ट देखिए, 2 क्या बहुत बनते हैं। माउंट एवरेस्ट दोस्तों कहाँ पे है, तो पहले आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ पे है, नेपाल में है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है दोस्तों, 4848 थी, 49-50 भी हो सकता है, 48 मीटर रजिस्टर्ड है, तो आप इतना लिखेंगे। माउंट एवरेस्ट पे दोस्तों पहली बार चढ़ने वाली महिला कौन थी दोस्तों, इंडियन महिला, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन थी, बछेंद्री पाल करके दोस्तों थी, याद रखिएगा, ये भी याद रखना है। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट पे बात करें, सबसे पहली बार चढ़ाई किस वर्ष की गई, यहाँ पे तो अब ये पूछा गया है। तो सबसे पहली बार चढ़ाई किस वर्ष की गई दोस्तों, याद रखिएगा 1953 में, 1953 में रट लीजिएगा, 1953 में चढ़ाई सबसे पहली बार की गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, भरतपुर आप जानते हैं दोस्तों कहाँ पे स्थित है। भरतपुर में स्थित दोस्तों पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भरतपुर कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में है, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान में भरतपुर है। और भरतपुर यानी राजस्थान में स्थित पंछी अभ्यारण्य कौन है दोस्तों, उसका नाम क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, केवला देव है दोस्तों, केवला देव है। घना नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जिसे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, नेशनल पार्क के नाम पे है। केवलाडो या बोल सकते हैं केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, तो भरतपुर राजस्थान में है। पक्षी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित है। यानी कौन है दोस्तों, भरतपुर में क्या है, केवलादेव है दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, आज पिछले मान लीजिए इस सेट में पूछा गया भरतपुर से केवलादेव था, आपसे अब पूछा जा सकता है दोस्तों सरिस्का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरिस्का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आप कहाँ बताएंगे, ये भी राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये सारे फैक्ट जो है दोस्तों। आपसे ये भी पूछा जाता है देखिए केवलादेव हो गया, सरिस्का हो गया दोस्तों। अब यहाँ से पूछा जाता है जो साइबेरियन बर्ड्स होते हैं, जो पंछी होते हैं दोस्तों, वो भारत के कौन से राज्य में आते हैं माइग्रेशंस करने के लिए, यानी खाने की तलाश में, यानी काम मतलब बोल सकते हैं खाने पीने की तलाश में, कौन से राज्य में आते हैं, तो राजस्थान में ही आते हैं, याद रखिएगा। और राजस्थान से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, प्लीज़ उन सभी चीज़ों को याद रखिए। जैसे राजस्थान में भारत की सबसे पुरानी सबसे ओल्ड चोटी कौन सी है दोस्तों, आप सभी को वो भी याद होना चाहिए। भारत की सबसे पुरानी एंड ओल्ड चोटी की बात करें दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो सकती है भारत की सबसे पुरानी ओल्ड चोटी, क्या हो सकती है। तो यहाँ पे फिलहाल क्या ऑप्शन करेक्ट था दोस्तों, केवलादेव था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट था, ध्यान दीजिएगा। अगला चलते हैं दोस्तों, देखते हैं भिलाई। देखिए ये क्या है, आपका क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोस्तों, बोल सकते हैं यार इस्पात यानी फैक्ट्री लगी है दोस्तों, बोल सकते हैं इंडस्ट्री है। तो कहाँ पे है दोस्तों, इसके बारे में पूछा गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है दोस्तों। भिलाई यानी बोल सकते हैं कहाँ पे है दोस्तों, यानी कहाँ का है, यानी बोल सकते हैं भिलाई इस्पात जो संयंत्र के लौह हैं अयस्क का स्रोत है दोस्तों। कौन से अयस्क का स्रोत है, कहाँ पे है, क्या दिल्ली राजहरा है, या फिर कोरबा है, या उमरिया है, या फिर राजनंदा गांव है दोस्तों। तो कहाँ पे है भिलाई, यानी बोल सकते हैं भिलाई के बारे में जो पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली राजहरा में है दोस्तों। कहाँ, दिल्ली राजस्थान, भिलाई राजस्थान, भिलाई जानते हो ना, छत्तीसगढ़ में पड़ता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राजस्थान झारखंड के बॉर्डर पे है दोस्तों। भिलाई कहाँ पे संयंत्र है, तो दोस्तों कहाँ पे है, दिल्ली राजहरा में है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सबसे हर बार पूछे गए और आपके आने वाले पेपर में भी पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दिए गए दर्रों में उनके स्थान का कौन सा जोड़ सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सुमिलित नहीं है कौन सा, जैसे जोजिला और बुर्जिल दिया है दोस्तों, कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। बारालाचा और सिपकिला कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। देख सकते हैं कौन सा दर्रा, ऐसे ही पता चल गया है कितना खतरनाक ऑप्शन दिया गया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट नहीं है, सुमिलित नहीं है, सही नहीं है। इसका मतलब कहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, सही ऑप्शन कौन सा नहीं है उसके बारे में आपको मेंशन करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहली बात तो दोस्तों जोजिला जो है, जोजिला और बुर्जिल जो है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में नहीं। जोजिला कहाँ पड़ता है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। जोजिला दर्रा सिक्किम या फिर बोल सकते हैं लेह लद्दाख साइड में पड़ता है, ध्यान देना। और बारालाचा दोस्तों कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में नहीं है। पहली बात तो ये है, ये भी गलत है, पहला भी गलत है दोस्तों, दूसरा भी गलत है। और ध्यान दीजिए थांगाला नीति पास या नीति और लिपू लेख जो है दोस्तों वो हिमाचल में नहीं, अरुणाचल में पड़ता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये भी आपका गलत है, 1 2 3 तीनों गलत हैं। नाथुला और जेलिप जो है दोस्तों ये सिक्किम में है, ये सही है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला दोस्तों कि तीनों ऑप्शंस गलत थे, आपका सिर्फ एक ऑप्शन सही था, नाथुला और जेलिप। और याद कर लीजिएगा दोस्तों, और दर्रों से रिलेटेड हमारी एक वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। सारे भारतीय दर्रे जितने हैं उनके बारे में हम सीखने वाले हैं, कौन सा दर्रा कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट। देख सकते हैं दोस्तों 1 नंबर यहाँ पे मिलना ही मिलना है। अब बस कुछ नहीं, 2-4 पॉइंट आप लर्न कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल जाएगा दोस्तों। नाथुला और जेलिप दर्रा जो था ये पिछले साल का पेपर है दोस्तों, पेट का एग्जाम का पेपर है। अब आप देख सकते हैं कैसा पेपर में पूछा गया था। जोजिला और बुर्जिल जो था दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, ये भी गलत था, सेकंड भी गलत था, थर्ड भी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपकी बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही था। और यहाँ केवल एक ही ऑप्शन सही था दोस्तों, जो नाथुला और जेलिप था वो कहाँ पे था दोस्तों, सिक्किम में था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाथुला और जेलिप कहाँ पे था दोस्तों, सिक्किम में था, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 16 पे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की। देखिए ये इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, तो ऐसा क्या है दोस्तों जिसके किसके बढ़ने के फलस्वरूप दोस्तों निजी निवेश में वृद्धि या अधिक संभावना होती है। निजी निवेश का मतलब जैसे फॉरेन ट्रेड होता है दोस्तों, FDI होता है, बाहर वाले इन्वेस्ट करते हैं हमारे कंट्री में, तो किसके बढ़ने से दोस्तों फलस्वरूप हमारे निजी निवेश में वृद्धि होगी। तो आपको इसके बारे में बताना है दोस्तों, तो बताइए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किसके बढ़ने से होगा। ब्याज दर बढ़ेगी तब वृद्धि होगी दोस्तों, बिल्कुल गलत है। शेयर की कीमत या नई पूंजी के अनुमित, यानी वही है दोस्तों FDI होता है, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। नई पूंजी जब आएगी तभी तो निजी निवेश में वृद्धि अधिक संभावना होगी, यानी कोई पूंजी लगाने वाला इंसान मिलेगा तभी तो डेवलपमेंट होगा दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही था। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 5-5 क्वेश्चन आपको पता है ना दोस्तों कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सबसे 5-5 नंबर के आते हैं। तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है दोस्तों, जो आज की डेट पे भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन जो होता है दोस्तों कौन सी संस्था करती है उसके बारे में पूछा गया है। संस्था का नाम तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, यानी क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है दोस्तों, NSO होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज नहीं कहते इसे, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, यानी CSO बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल है यानी पूरे भारत का है, CSO होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होता है, जो क्या करती है दोस्तों, राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है दोस्तों, इसी संस्था करती है। लेकिन अब इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन अब अगला बन सकता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था दोस्तों। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों प्लीज, राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन करने वाले इंसान का नाम क्या था दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन किए थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन से वो इंसान थे, उन्हीं का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं पता तो गूगल में सर्च कीजिए, कहीं से भी आपको लर्न करना है दोस्तों। राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार करने वाले इंसान का नाम बताना दोस्तों। और वही इंसान है जिसने एक थ्योरी दिया था ड्रेन बेल्ट, यानी कुआं बोला था, यानी बोला था जिसे ड्रेन बेल्ट का मतलब होता है कुएं से आप कितना भी पैसा निकालते हैं। अंग्रेजों के लिए उन्होंने थ्योरी दिया था कि अंग्रेज हमारे यानी बोल सकते हैं ड्रेन बेल्ट की थ्योरी पर काम करते थे, यानी हम इंडिया बिल्कुल कुएं के जैसे थे, जितना मन चाहते थे उतना पानी वो निकाल लेते थे। पानी का मतलब है कि यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज करना होता है, ना कि समझिएगा कि अंग्रेज हमारा पानी निकालते थे, वो तो निकालते ही थे, वो बात सही है, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है दोस्तों, आपको पता चल गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, CSO है। और इसके पहले मैंने बोला दोस्तों, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी संस्थाएं दोस्तों लिखी गई हैं। RBI आप सभी जानते हैं दोस्तों, बैंक से रिलेटेड है RBI दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है दोस्तों। नीति आयोग दोस्तों, ध्यान दीजिए, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है दोस्तों।
फुल फॉर्म भी पूछा जाता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ध्यान दीजिए नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है दोस्तों। और वित्त मंत्रालय आप जानते ही हैं दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपको पता ही चल गया, जो नेशनल आय का बोल सकते हैं आकलन करता है, याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन और भी बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। जो सेवा क्षेत्र होता है, जो सर्विस सेक्टर होता है, यानी सर्विस सेक्टर का अदर नाम क्या है दोस्तों, हम उसको क्या बोलते हैं। प्राथमिक में आता है, सेकंड में आता है, द्वितीय में आता है, कृषि में आता है, किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। प्राथमिक में हमारी कृषि आती है, यानी सबसे पहले कृषि होती है प्राथमिक में। द्वितीयक में जो बोल सकते हैं जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां होती हैं, और तृतीयक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या है, टर्सरी बोलते हैं। सेवा क्षेत्र किस में आता है दोस्तों, टर्सरी में आता है, यानी तृतीयक क्षेत्र होता है। तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। दोस्तों हमारी क्रांतियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लो। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है दोस्तों, तो याद रख क्या ऑप्शन पूछा गया। श्वेत क्रांति मतलब दूध उत्पादन दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे दुग्ध उत्पादन की बात हो रही है। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाएगा, बलवंत राय मेहता नहीं दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन। तो आपको बताना है दोस्तों, देखिए क्रांति, हरित क्रांति भी थी, श्वेत क्रांति भी है, बहुत सारी क्रांतियां हैं दोस्तों। रेड रिवोल्यूशन है, ध्यान देना, ब्लैक रिवोल्यूशन है, बहुत सारे रिवोल्यूशन हैं। तो सबके जनक के आपको याद होना चाहिए, इसीलिए हमारी प्रीवियस वीडियो को जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखिए, ऑलरेडी अपलोडेड है दोस्तों। ध्यान दीजिए, दूध उत्पादन कौन से दोस्तों, तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और यहीं पे ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति अगर बात करें दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। क्लियर है, 2 फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट आपको आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में जब आर्थिक सुधार हो रहा था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी 1991 में नहीं दोस्तों, 98 के आसपास ये प्रधानमंत्री बने थे, 98 में बने थे। और डॉक्टर मनमोहन तो आप जानते हैं अभी हाल ही में बने थे, यानी बात करें तो मोदी से पहले यही थे। और इनमें से कोई नहीं तो बात ही खत्म, PV नरसिम्हा राव। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भारत में आर्थिक सुधार आया था दोस्तों, आर्थिक सुधार 1991 का जब हुआ था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन थे, PV नरसिम्हा राव, यानी ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों आर्थिक सुधार से भी तो आपको अच्छे से लर्न करना है, याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों देखिए राज्य सूची जो होती है भारत के संविधान में, ऐसा क्या है जो राज्य सूची में नहीं मेंशन किया गया है, यानी बोल सकते हैं राज्य सूची में इसका दर्जा ही नहीं दिया गया है, ये राज्य सूची में नहीं है दोस्तों। यानी बोल सकते हैं एक तरह से सेंट्रल यानी बोल सकते हैं केंद्र सूची में होगा, या फिर एक होता है यानी ट्रांजिशन, यानी दोनों की जो सूचियां कहलाती हैं। तो कौन सा है दोस्तों प्रक्रिया जो राज्य सूची में नहीं है, राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, ऐसा क्या है, पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल या फिर दंड प्रक्रिया। दोस्तों बात करें तो भारत के राज्य सूची में आप सभी को पता होना चाहिए, पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस होती है दोस्तों, कानून व्यवस्था स्टेट की होती है, जेल भी स्टेट में बने हुए हैं, हर जगह जेल है। लेकिन दंड प्रक्रिया दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता जो है दोस्तों, ये भारत की स्टेट सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, ये सेंट्रल सूची होती है, या फिर बोल सकते हैं जुडिशियल सिस्टम होता है, ये सेंट्रल सूची में आती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट है। अगला बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। दोस्तों भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता ऐसी क्या है जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है दोस्तों, आपको इसमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, अर्धसंघीय संरचना है, बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय संरचना है। क्या भारतीय संविधान में शक्तियों का विवरण है, बिल्कुल अच्छे से विवरण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या भारतीय संविधान में लिखित संविधान और संविधान सर्वोच्चता है, बिल्कुल सही है, बस सिर्फ B ऑप्शन गलत है। भारतीय संविधान दोस्तों प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, यानी ऐसा नहीं है, प्रतिबद्ध बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में बात किया जाए कमिटेड जुडिशरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको न्याय मिल ही जाएगा। आप जानते हैं न्याय के लिए आप बहुत दिनों तक स्ट्रगल करते हैं अगर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाता है तो। क्लियर है, तो भारतीय संविधान में यानी बोल सकते हैं मुख्य विशेषता नहीं है दोस्तों, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, यानी कमिटेड न्यायतंत्र बोल सकते हैं, कमिटेड पॉलिसी नहीं है कि आपको कमिट कर देंगे कि न्याय मिल ही जाएगा, चाहे आप गलत हो चाहे आप सही हो, तो ये व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अर्धसंघीय संरचना है, शक्तियों का विवरण है, सर्वोच्च लिखित संविधान जानते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा दोस्तों, अगली बार बोल सकते हैं, तो यहाँ पूछा जाएगा भारतीय संविधान को बनाने वाले इंसान का नाम, सभी को पता ही है, बच्चे को पता होना चाहिए दोस्तों। अब ये नहीं तो फिर ये पूछा जाता है भारतीय संविधान बनाने वाले इंसान का जन्मदिन यानी बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई
जाती है? तो आपको पता होना चाहिए 14 अप्रैल को मनाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है। ये भी नहीं तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है, भारतीय संविधान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज़ हमारी प्रीवियस वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसको जाके देखिए, वहाँ पे आपको टॉप 25, टॉप 50, टॉप 80 ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? दोस्तों ऐसा क्या है जो भारतीय नागरिक जो हैं उनको आर्थिक न्याय प्रदान करता है, यानी आर्थिक न्याय बोल सकते हैं, कौन सा प्रदान करता है? मौलिक अधिकार। देखिए आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिकल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो वो कौन सा चीज़ है जो भारतीय नागरिकों को इकोनॉमिकली न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये तो होते ही हैं। मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों, ये तो होनी ही चाहिए। आर्थिक न्याय का मतलब है दोस्तों राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो हैं दोस्तों, सभी राज्य के अपने अपने नीति निर्देश सिद्धांत हैं जिसकी वजह से हमें आर्थिक न्याय की प्राप्ति होती है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में मौलिक अधिकार कौन सी कंट्री से लिया गया? भारत में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जिसे कहते हैं दोस्तों, मौलिक मतलब बोल सकते हैं फंडामेंटल, ये अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया दोस्तों? इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी को याद होना चाहिए, प्रॉपरली अच्छे से याद कीजिए, लर्न कर लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अगली बार देखने के लिए मिलेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्दिष्ट करता है, यानी ग्राम सभा बनाने के लिए बोलता है? तो कैसा कौन सा बोल सकते हैं आर्टिकल है दोस्तों, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है? तो अनुच्छेद नंबर दोस्तों 40 इसी में बताता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्दिष्ट करता है दोस्तों, निर्देशित करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 40 ये निर्दिष्ट करता है दोस्तों ग्राम पंचायत, राज्य सरकार को दोस्तों ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर दोस्तों क्या है? 40 है। अब भारतीय संविधान के जो कुछ आर्टिकल हैं दोस्तों इनको भी अच्छे से आपको रीड करना है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था बनी है इसका विचार किसने किया था दोस्तों? विचार करने वाले इंसान का नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी थी पंचायती राज्य का, यानी बोल सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए 1991 से 92 के बीच में लागू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था, यानी स्टार्टिंग करने का मतलब मकसद था। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छा ये भी पूछा था, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में, राजस्थान में राजस्थान में कहाँ पे लागू की गई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो राजस्थान में ध्यान दीजिए नल्लौर नाम का था दोस्तों, नाहौर नाम का ऐसा कोई प्लेस था, राजस्थान में लागू की गई थी, आप इसे मेंशन कर सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था दोस्तों? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता जी ने इस त्रिस्तरीय यानी बोल सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किया था। आपको यहाँ भी क्वेश्चन इस टाइप के भी मिलते हैं। तो दोस्तों ये भी जो थे क्वेश्चन आपने देखा अभी तक टॉप 25 क्वेश्चन पिछले साल की प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन, यानी पिछले सेट है 2021 का सेट है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ अदर भी क्या पूछा गया उसके बारे में भी देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ तक तो ये था आपका जीके जीएस का पोर्शन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जीके जीएस यानी हिस्ट्री का पोर्शन था, जीके जीएस का पोर्शन था, 30 क्वेश्चन तक आपको मिल चुका है दोस्तों। अभी आगे भी है, बहुत सारे हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन टोटल थे, तो बलवंत राय मेहता हो गए। उसके बाद अभी कुछ और भी क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है दोस्तों? साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो साइंस से भी 5 क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को भी अच्छे से लर्न और रिमेंबर करेंगे, याद कर लेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, पूछा गया दोस्तों बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? आप सिंपल सी बात है दोस्तों, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होगा तो आपको बताना है ये स्विच जब चालू होने पर या स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। जब बिजली पंखा तुम्हारा कैसे ऑन होता है दोस्तों, बिजली कैसे लाइट जलती है, तो जब बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होगा? जब स्विच चालू करोगे ना। गधों जैसी बातें तो नहीं करनी है इसमें, क्योंकि जब स्विच ऑन करोगे तभी आपका लाइट फ्लो होगा, करंट लगेगा, शॉक लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए
आगे देखते हैं प्रतिरोध की एसआई यूनिट है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए प्रतिरोध क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों प्रतिरोध यानी जो बोल सकते हैं रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है आपको 27 में देखना है। तो फैराडे है, ओम है, बोल्ट है, एम्पियर है, ये कॉमन सेंस है साइंस का दोस्तों, ओम होता है, ध्यान दीजिए। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, ओम होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब वहीं पे बात करें नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति में होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों नींबू खट्टा होता है किसकी वजह से, साइट्रिक एसिड की वजह से होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नींबू में खट्टा होता है दोस्तों, साइट्रिक एसिड होता है। आपको देखिए सिरके में कौन सा होता है दोस्तों, एसिटिक एसिड होता है, ध्यान दीजिए। फार्मिक एसिड चींटियां उटियां काटती हैं तो उसमें फार्मिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड भी होता है दोस्तों। सभी एसिड के बारे में भी आपको प्रॉपर्ली अच्छे से रिमेंबर यानी याद करके रखना है, कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो प्लीज़ ये सारे जितने क्वेश्चन है आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, जो भी हो सके आपका मतलब नोट कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, बस दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पे चांस नहीं मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, कर्कट, ध्यान दीजिए दोस्तों, कर्कट है दोस्तों, कर्कट जनक बोलते हैं, रसायन होता है, रसायन से होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। एक रोग है यानी ये जिसका नाम है दोस्तों बोल सकते हैं कार्सिनोजेनिक है दोस्तों, कार्सिनोजेनिक, जिसे हिंदी में कर्कट जनक बोला गया। हालांकि इसका ये रोग किससे होता है किसकी नतीजे मिले, किसकी वजह से होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्कट जनक रसायन से होता है दोस्तों। हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर या फिर दमा, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो क्या होता है, कर्कट जनक जो रसायन होता है, रसायन से होता है यानी बोल सकते हैं केमिकल्स कॉजेज होते हैं, इससे क्या आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप याद रखिएगा कैंसर होता है। कर्कट है तो कैंसर होता है, ध्यान दीजिए। मधुमेह आप जानते हैं दोस्तों, मधुमेह मतलब क्या होता है, शुगर होता है, डायबिटीज होता है, और किसकी यानी शुगर की, इंसुलिन की कमी से होता है। हृदय रोग तो आप जानते हैं दोस्तों। दमा अस्थमा तो आपको पता है यानी ट्यूबरक्लोसिस होता है, ध्यान दीजिए ट्यूबरक्लोसिस होता है जिससे अस्थमा की बीमारी हो जाती है, दमा की बीमारी हो जाती है, या जिसे क्षय रोग भी बोल सकते हैं कुछ अस्थमा मतलब सांस फूलने वाली बीमारी होती है दोस्तों। चलिए 30 क्वेश्चन में देख सकते हैं, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है दोस्तों। सिंपल बात, त्वचा जो है आपकी सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो आपको बताना है दोस्तों त्वचा की सबसे ऊपरी सतह, क्या इसे इंडोडर्मिस बोलते हैं या एपिडर्मिस या फिर अधिक चर्म बोलते हैं, चर्म या फिर विशिष्ट चर्म। दोस्तों याद रखिए इसे क्या बोलते हैं, अधिचर्म। एंडो का मतलब अंदर होता है, एपी का मतलब ऊपर, अधिचर्म बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, त्वचा की ऊपर की सतह को क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, अधिचर्म बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है, आपकी त्वचा यानी लोगों का रंग काला गोरा होता है दोस्तों, किसकी वजह से होता है, त्वचा में ऐसा कौन सा बोल सकते हैं, कौन सा क्या प्रेजेंस होता है, ऐसा कौन सा बोल सकते हैं हार्मोन्स एंजाइम्स क्या प्रेजेंट होता है जिसकी त्वचा का रंग बोल सकते हैं दोस्तों काला गोरा होता है, अलग अलग कलर के होता है, तो उसमें मेलेनिन होता है दोस्तों, मेलेनिन होता है, याद रखिएगा। त्वचा का रंग कोई गोरा ज़्यादा होता है, कोई कम गोरा होता है, तो मेलेनिन की प्रेजेंस की वजह से होता है दोस्तों। आपने देखा इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी जीके जीएस के आपके क्वेश्चंस थे, ध्यान दीजिएगा, आपने सबको कंसीडर कर लिया दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सेट प्रीवियस ईयर बात करें, अब देखिए सब क्वेश्चंस आपने पढ़े थे, अब इसी टाइप से यानी बात करें इसी टाइप से रिलेटेड, मैंने बताया ना जब ये पूछा गया तो इसकी जगह आप ये पूछ सकते हैं, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बने हैं, बनेंगे भी दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट मैथमेटिक्स सॉल्यूशन जो होगा दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो यानी शाम को मिलेगी, बोल सकते हैं 8